नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की सीरीज में आज जानते हैं विषय विद्युत ऊर्जा के उपयोग में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा यकीन है कि इसी तरह के क्वेश्चन प्रारूप किसी भी परीक्षा में दोहराए जाते हैं और इनका अभ्यास आपकी परीक्षा सफलताओं में मददगारी साबित होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। शुरू करते हैं विद्युत उपयंत्रों पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, तापक अवयव जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम किस सामग्री मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अनेक हीटिंग अप्लायंसेज में इलेक्ट्रिकल करंट को जूल हीटिंग की मदद से ताप वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए हम जो सर्वश्रेष्ठ चालक हैं चांदी या तांबा उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एक अधिक प्रतिरोधकता वाला उच्च ताप को सहने वाला और रासायनिक और यांत्रिक रूप से सुदृढ़ पदार्थ चाहिए। और सबसे बेहतरीन पदार्थ नाइक्रोम जो कि निकल और क्रोमियम का 80% निकल और 20% क्रोमियम मात्रा का मिश्र धातु है, जो अलग अलग धारा या शक्ति क्षमताओं में हम 30 गेज से 16 गेज के बीच में साइज में इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल करने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता उच्च है, इससे हमें किसी विशिष्ट प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए तार को काट क्षेत्रफल में पतला या अधिक लंबा नहीं करना होता। पतला तार यांत्रिक रूप से सुदृढ़ नहीं रहता, ज्यादा ताप नहीं सहन कर सकता, तो उसे अधिक शक्तियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और अधिक लंबाई से हमारे तापक अवयव को इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है। तो जो नाइक्रोम है उसकी उच्च प्रतिरोधकता होना तापक अवयव के लिए उसे एक श्रेष्ठ पदार्थ बनाती है। इसका गलनांक काफी अधिक है, 1300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक, और ये आमतौर पे 900 डिग्री सेल्सियस जैसे कार्यकारी ताप स्थितियों पे काम कर लेता है और ऑक्सीडेशन भी इसमें नहीं होता है। इसकी जंग रोधक प्रवृत्ति बहुत बेहतरीन है। ताप के साथ इसकी लंबाइयों में या प्रतिरोध में भी जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ठंडे और गर्म स्थितियों में तापक अवयव की धारा में परिवर्तन नहीं होता, उसकी लंबाई या ज्यामितियों में परिवर्तन नहीं होता। ये भी एक तापक अवयव के लिए एक आवश्यक गुणधर्म था। व्यवहार में हम नाइक्रोम तार की एक कुंडली बनाकर उस कुंडली के चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुचालन भर देते हैं और उसे एक धात्विक कवच में रखकर इस्तेमाल करते हैं। ये धात्विक कवच अंदर की ऊष्मा को बाहर उपयोग में ले आता है और बाह्य वातावरण से नाइक्रोम तार की रक्षा करता है, और इस तरह की संरचना से हम एक अधिक दक्ष और ज्यादा समय तक काम करने वाला और सरलता और सहजता से इस्तेमाल योग्य तापक अवयव नाइक्रोम तार से बना लेते हैं। व्यवहारिक हीटिंग अप्लायंसेज में हीटिंग एलिमेंट के दो भाग समरूप प्रकार के होते हैं और इन्हें हम अलग अलग विन्यास में आपूर्ति से जोड़ सकते हैं। हमारा प्रश्न पूछा गया है कि एक हीटिंग अप्लायंसेज जो अधिकतम आउटपुट देगा उसके लिए उसके कनेक्शन की स्थितियां कौन सी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, पहली स्थिति में जो हमारा सिलेक्शन स्विच है वो सप्लाई को हीटिंग एलिमेंट से यहाँ डिस्कनेक्ट रखे हुए है। तो ये जो ए स्थिति का उपकरण है वो विद्युत आपूर्ति से जुड़ेगा नहीं, तो ये कोई भी शक्ति निर्गत नहीं करेगा। वहीं इस दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दोनों हीटिंग एलिमेंट परस्पर समांतर में यहाँ सप्लाई के साथ आ रहे हैं, और जब दो हीटिंग एलिमेंट आपूर्ति के साथ समांतर में जुड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध कम हो जाता है, वो अधिक धारा लेते हैं और अधिक धारा पे उनकी शक्तियां सबसे अधिक हो जाती हैं। तो ये जो बी स्थिति है वो अधिकतम निर्गत के लिए सबसे उपयुक्त कनेक्शन सेटअप हो गया है। वहीं अगर हम सी स्थिति में देख रहे हैं तो इस हीटिंग एलिमेंट के दोनों स्थान एक ही विभव से जुड़ रहे हैं, इसे सप्लाई से पूरा संबंध नहीं मिला है, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट का भाग है ये काम नहीं करेगा और केवल एक अकेला भाग इस बी स्थिति की तुलना में आधी शक्ति आधी धारा लेकर काम करेगा। वहीं ये जो डी विकल्प है इसमें अगर हम आपूर्ति के कनेक्शंस देखें तो दोनों हीटिंग एलिमेंट एक साथ श्रेणी में आकर सप्लाई से जुड़ रहे हैं। श्रेणी में हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध जुड़ने से परिपथ में धारा कम हो जाएगी और ये जो डी स्थिति है वो सबसे कम शक्ति निर्गत का कनेक्शन हो जाएगी। तो हम इस हीटिंग एलिमेंट को स्थिति ए में ऑफ कंडीशंस में बिना निर्गत के इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति डी में
दोनों अवयव श्रेणी में सबसे कम धारा के साथ, सबसे कम शक्ति के साथ हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा है, वहीं इस तीसरी स्थिति में केवल एक हीटिंग एलिमेंट का पार्ट फंक्शनल है और ये हीटिंग एलिमेंट बीच की शक्तियों की स्थितियों में कार्यरत रहेगा। वहीं इस बी विकल्प में दोनों हीटिंग एलिमेंट पोर्शन सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ रहे हैं और ये हीटिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा धारा और सबसे अधिक शक्ति पे काम करेगा। तो अधिकतम निर्गत के लिए ये जो बी विकल्प है वो सही कनेक्शन विकल्प हो गया है। वहीं डी में सबसे कम शक्ति आएगी और ए में ये ऑफ रहेगा। अगला तीसरा प्रश्न है, स्टोरेज वाटर जो गीजर है उसमें ये जो इस तरह का यू आकार की मुड़ी हुई नलिका जो पानी के निकास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने चित्र में एक्स के साथ इंकित किया है, इसको लगाने का क्या उद्देश्य है? तो ये जो एक्स नलिका है वो इस पानी के टैंक में संपूर्ण पानी की निकासी को रोकने के लिए हम लगाते हैं। तो ये ए विकल्प सही विकल्प है। यहाँ स्टोरेज वाटर गीजर की अगर वर्किंग को समझें तो हम एक जंग रोधी इस्पात या कॉपर के टैंक में पानी को भरकर गर्म करते हैं। इस टैंक के चारों तरफ उष्मा रोधी ग्लास वूल के आवरण के बाद एक दूसरा माइल्ड स्टील या प्लास्टिक का टैंक लगाया हुआ होता है। इनलेट के लिए गीजर में ये पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं आउटपुट जो हम पानी का लेते हैं वो इस मुड़ी हुई नलिका से लेते हैं और ये मुड़ी हुई नलिका पानी के न्यूनतम तल से कुछ ऊपर रखी जाती है ताकि किसी भी हालत में स्टोरेज वाटर हीटर का संपूर्ण पानी बाहर ना निकले, कुछ पानी हमेशा टैंक के अंदर रहे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो थर्मोस्टेट है वो पानी के ताप को सेंस करके हीटिंग एलिमेंट के कनेक्शन को सप्लाई से जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। यहाँ हीटिंग एलिमेंट के नाइक्रोम अवयव को कुचालक के साथ स्टील नलिका में या कॉपर नलिका में हमने जब इस्तेमाल किया है और सप्लाई से जोड़ा है और पानी अगर गर्म होता है और ताप एक निर्धारित ताप से अधिक हो जाता है तो थर्मोस्टेट अपने बाइमेटलिक कॉन्टैक्ट से गर्म होने के बाद सप्लाई के कनेक्शन हीटिंग एलिमेंट से तोड़ देगा और अगर पानी निकास करने पर ठंडा पानी स्टोरेज टैंक में आता है और पानी का ताप कम हो जाता है तो थर्मोस्टेट के कॉन्टैक्ट वापस सप्लाई को जोड़ देते हैं। अगर ये निकास नलिका सारे पानी को बाहर निकाल देती, स्टोरेज टैंक में पानी की मात्रा नहीं रहती, तो भले ही हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा हो, थर्मोस्टेट को ताप का अंदाज नहीं लगेगा। वो पानी के संपर्क से ही ताप की स्थितियों को ज्ञात करता है और ऐसी स्थिति में हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म होकर डैमेज हो सकता है, हमारी विद्युत ऊर्जा भी व्यर्थ नष्ट हो सकती है। इसलिए बचाव के लिए इस मुड़ी हुई निकास नलिका को निचले पानी तल से थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि पानी की संपूर्ण निकासी को रोका जा सके। अगर किसी स्टोरेज वाटर गीजर में थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, लगातार विद्युत संपर्क से पानी का ताप बढ़ता है, पानी वाष्पित होकर अगर यहाँ दाब बढ़ाएगा तो अत्यधिक दाब की स्थिति में निकास नलिका के नीचे सुरक्षा के लिए जो प्रेशर रिलीज वाल्व लगाया हुआ है वो एक्सेस प्रेशर को यहाँ निकास कर देगा और हमें स्टोरेज वाटर गीजर में ताप की वृद्धि का अंदाज लग जाएगा। और अगर प्रेशर रिलीज वाल्व भी काम ना करे तो यहाँ जो ऊपर फ्यूजिबल प्लग है वो गलकर एक निकास का रास्ता दे देगा और किसी भी स्थिति में टैंक अत्यधिक दाब के साथ फटने जैसी स्थितियां नहीं बन पाएगी। चौथा एक बहुत परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। जूल के नियम के अनुसार किसी हीटिंग एलिमेंट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वो सूत्र इन चारों ABCD में कौन सा विकल्प रखता है? यहाँ I हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित धारा का मान है, R हीटिंग एलिमेंट का कार्यकारी गर्म स्थितियों में प्रतिरोध का मान है और T ऊष्मा उत्पन्न करने के कार्य में लगा समय है। तो हमें पता है कि विद्युत विभव एकांक आवेश को चलाने में किया गया कार्य होता है और अगर हम परिपथ में Q आवेश चलाएं तो किया गया कार्य विभव और परिपथ में प्रवाहित आवेश के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा और आवेश को धारा और समय के गुणनफल के बराबर रखा जा सकता है। ओम के नियमानुसार विभव प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का गुणनफल से ज्ञात हो जाएगा और यहाँ धारा का वर्ग, प्रतिरोध का मान और टाइम, ये जो I2RT है ये विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा में बदलावा रूप है जिसे हम जूल इकाई में नापते हैं। ऊष्मा की गणना करने के लिए ऊष्मा को हम कैलोरीज में इस्तेमाल करते हैं ताकि पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के अनुसार उसमें होने वाली ताप की वृद्धि संबंधी गणनाएं आसानी से की जा सके। और इस गणना के लिए हमें जूल का जो नियतांक है जो बताता है कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल के बराबर है उसका इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम I2RT जूल ऊर्जा में जूल नियतांक J का भाग दे देंगे तो हम इस जूल को कैलोरी में बदल देंगे और कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा अगर किसी तापक अवयव की धारा I, प्रतिरोध R और ऊष्मा उत्पन्न का समय T हो तो
तो वो I²RT/J है, जहां J जूल का नियतांक है जिसका यथार्थ मान 4.1868 जूल पर कैलोरी के बराबर है। तो जूल के नियम अनुसार कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा I²RT/J ये मान रखी है। बी विकल्प सही विकल्प हो गया है। तापक अवयव में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा से संबंधित सांख्यिक प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न बताता है कि एक तापक अवयव अगर 1000 वाट शक्ति पे 240 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति में काम कर रहा है और अगर इसे हम 5 मिनट समय के लिए इस्तेमाल करें तो इस पूरे समय काल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। तो जब हमें परिपथ में शक्ति का मान मालूम हो तो हम शक्ति को समय से गुणा करके सीधे कार्य की गणना कर सकते हैं। अगर हमें परिपथ में शक्ति नहीं मालूम है और शक्ति के स्थान पे धारा दी हुई है अवयव के द्वारा ली गई, तो विभव और धारा के गुणनफल से शक्ति निकाल सकते हैं। और अगर हमें विद्युत अवयव का प्रतिरोध दिया हुआ है तो विभव में प्रतिरोध का भाग देके धारा निकाली जा सकती है और धारा और विभव के गुणा से शक्ति ज्ञात की जा सकती है। शक्ति को समय से गुणा करके कार्य की गणना की जा सकती है। यहाँ 1000 वाट शक्ति 5 मिनट के समय के लिए काम करती है। समय को हमें सेकंड में नापना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होने पे 5 मिनट में 5 गुणा 60 300 सेकंड हो जाएगी। और शक्ति और समय का गुणा वाट और सेकंड का गुणा जूल में किया गया कार्य हो जाएगा। और ये जो बड़ी सी 300,000 जूल संख्या आई है इसे किलो जूल में बदल देते हैं और हमारा हीटिंग एलिमेंट द्वारा 1000 वाट शक्ति के साथ 5 मिनट में किया गया कार्य 300 किलो जूल हो गया है। अगर इस जूल को किलो कैलोरी में बदलना है तो जे जो जूल का नियतांक है 4.1868 उसका अगर हम भाग दे दें तो हमारी जो किलो कैलोरी में ऊष्मा उत्पन्न इस 1000 वाट के हीटिंग एलिमेंट द्वारा 5 मिनट में जो की गई है वो 71.6 किलो कैलोरी। ये सी विकल्प सही विकल्प हो गया है। छठा प्रश्न है कि जो हीटर एलिमेंट की जो बेस प्लेट है उसमें विभिन्न स्थानों पर हम इस तरह से सुरक्षा के लिए उभरे हुए स्थान बनाते हैं, तो इन उभरे हुए स्थानों का बेस प्लेट पे बनाने का उद्देश्य क्या है। तो हम नाइक्रोम की एक कॉइल को हीटिंग एलिमेंट के लिए यहाँ जिगजैग रूप में बिछा देते हैं और उसके 2 सिरे इस पोर्सेलिन बेस प्लेट में टर्मिनल के तौर पे बाहर पोर्सेलिन के टर्मिनल बॉक्स पर आ जाते हैं। यहाँ पोर्सेलिन बेस का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य पोर्सेलिन का अच्छा कुचालक और उच्च ताप सहने की क्षमता होना है। यहाँ ये जो उभार हमने बनाए हुए हैं पोर्सेलिन के बीच में वो उभार हीटिंग एलिमेंट को सख्ती से यहाँ पकड़ने के काम में आते हैं। तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसको दृढ़ता से रोकने के लिए पकड़ने के लिए हम इस तरह के खांचों का इस्तेमाल करते हैं। 7वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो कह रहा है कि एक सिंगल फेज पंप की मोटर है वो अगर धीमी गति से चल रही है तो उसमें क्या दोष है। हमारा घरेलू सेंट्रीफ्यूगल वाटर लिफ्टिंग मोटर हो, वॉशिंग मशीन की मोटर हो या छत का पंखा हो, इन सभी में कैपेसिटर के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग से मोटर के शुरू होने वाली सिंगल फेज मोटर इस्तेमाल की जाती है और ये कैपेसिटर रनिंग कंडीशन में भी सप्लाई के साथ वाइंडिंग को जोड़ के रखता है। इस तरह की कैपेसिटर वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो मेन सप्लाई के साथ दोनों रनिंग और ऑक्सिलरी स्टार्टिंग वाइंडिंग के धाराओं में 90 डिग्री के आसपास कलांतर पैदा कर देती हैं और इन दोनों वाइंडिंग की मोटर में भौतिक स्थितियां 90 डिग्री विद्युत कोण की स्थितियों में होती हैं और जब 90 डिग्री कोणीय स्थितियों में विस्थापित कुंडलियों में 90 डिग्री समय कला में अंतर वाली धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय असर वायु अंतराल में पैदा होते हैं वो एक स्थिर मान और स्थिर वेग से घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं और उस घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र में रोटर के चालकों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और उन धाराओं से ये जो लघु परिपथ पिंजरी नुमा रोटर वाइंडिंग्स है उसमें लेंज नियमानुसार घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता हुआ एक बलागुण उत्पन्न हो जाता है और इस तरह से मोटरें काम करती हैं। अक्सर इन मोटरों में समय के साथ या कैपेसिटर की संरचनाओं में दोष होने से, क्षरण होने से संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाता है और ऐसी स्थितियों में संधारित्र का धारितीय प्रतिघात का मान अधिक हो जाता है और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। उस धारा के कम होने से कैपेसिटर वाली इस वाइंडिंग के द्वारा बनाए जाने वाला चुंबकीय वाहक बल और फ्लक्स कम होने से मोटर का घूर्णन आघूर्ण कम हो जाता है और मोटर धीमी गतियों से चलने लगती है। तो मोटर का धीमे गति से चलने का एक कारण डिफेक्टिव कैपेसिटर है। कैपेसिटर के धारिता मान में कमी होने से ये हो रहा है और संधारित्र को बदलने से मोटर की सामान्य गति की स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर कोई पंखे की मोटर, पंप की मोटर बिना किसी यांत्रिक दोष के बियरिंग में जिस तरह से कोई खराबी हो जाती है और आवाज बढ़ जाती है उस तरह की स्थितियां नहीं बनाते हुए सामान्य शोर
टोर बनाती हुई धीमी गति से चल रही है तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर की धारिता कम हो गई है और कैपेसिटर के बदलने से मोटर सामान्य स्वरूप में कार्यरत हो जाएगी। यहीं अगर हम दूसरे विकल्पों को देखें, रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में से कोई एक वाइंडिंग के सिरे अगर खुले रह जाएंगे और मोटर अगर एक ही वाइंडिंग पे काम करेगी तो ऐसी मोटर अपने आप सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर कोई मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में से किसी एक के सिरे ओपन है और अगर एक कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया है तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन ओपन होने से मोटर शुरुआत नहीं करेगी और अगर इसे किसी यांत्रिक तरीके से चला देंगे तो ये धीमी गति से चलने लगेगी। तो निश्चित रूप से ओपन कंडीशन में मोटर की सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। अगर स्टार्टिंग या मेन वाइंडिंग में से किसी एक में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो मोटर ज्यादा धारा लेते हुए गर्म होगी और सीरीज में लगे हुए फ्यूज जैसे अति भार बचाव को बार बार ट्रिप या काटने का काम करेगी। तो अगर मोटर अधिक धारा ले रही है, गर्म हो रही है, तो हो सकता है कि उसकी शुरुआती कुंडली या रनिंग मेन कुंडली में शॉर्ट सर्किट हो गया है। हमारा 8वां प्रश्न है, गीले मसालों को पीसने वाली चक्की में हम किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? तो हमारे गीले मसालों को पीसने वाली चक्की हुई या यांत्रिक कार्यशाला में ड्रिल या खराद की मोटरें हुई, उन्हें शुरुआत में बहुत अधिक बलागुण बनाने की आवश्यकता होती है और उन्हें एक हार्ड रनिंग कंडीशन में लगातार काम करना होता है। तो इनकी जो मोटर होती है वो हम कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मोटरों में 90 डिग्री विद्युत कोण से विस्थापित स्थानों पर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को जब हम रखते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो इनकी धाराओं में 90 डिग्री का कलांतर आ जाता है और दोनों के चुंबकीय फ्लक्स मिलकर रोटर के चारों तरफ एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र बना के मोटर को शुरू कर देते हैं। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कम धारा क्षमता के अधिक धारिता के साथ उच्च धारा की प्रवाह बना देते हैं जिससे बहुत अधिक चुंबकीय वाहक बल बन के स्टार्टिंग वाइंडिंग के फ्लक्स के आधिक्य के कारण स्टार्टिंग टॉर्क के मान को बढ़ा देता है और जब मोटर 70-80% गति को प्राप्त कर लेती है तो मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगा हुआ सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा को रोक देता है। तो इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक समय तक धारा का प्रवाह नहीं हुआ, शुरुआत में थोड़े समय के लिए इसकी क्षमता से अधिक भी धारा का प्रवाह हुआ है तब भी ये नष्ट नहीं होगी। अब ये वाइंडिंग केवल एक रनिंग वाइंडिंग के साथ लगातार चलते हुए काम कर लेगी और रनिंग वाइंडिंग को हमने मोटे तार और अधिक फेरों के साथ बनाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लगातार इस्तेमाल के दौरान भी रनिंग वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पत्ति नियंत्रित रहेगी और मोटर ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ सर्विसेज दे देगी। तो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में शुरुआत में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के क्लोज कंडीशंस के साथ करंट फ्लो करके ज्यादा टॉर्क बना दिया है और बाद में ये केवल एक रनिंग वाइंडिंग के साथ काम करती है और रनिंग वाइंडिंग को हमने ज्यादा धारा और कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए डिजाइन किया हुआ है। स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल स्टार्टिंग ड्यूटीज के लिए बनाई हुई है तो ये ऐसी मोटरों की लागत भी कम हो जाएगी और इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। ऐसी मोटरों को हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं और गीले मसालों को पीसने वाली चक्की में हम इसी तरह की मोटर का इस्तेमाल करते हैं। रसोई में खाना बनाने की क्रियाओं में जूस निकालने, वस्तुओं को मिलाने या पीसने की क्रियाओं में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर के लिए किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमें एक कम वजन वाली पोर्टेबल अधिक गति पर काम करने वाली विद्युत मोटर के तौर पे सिंगल फेज डीसी सीरीज मोटर को जब हम एसी सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं तो उन मोटरों को जो एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल हो सकती है यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो हम जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर के लिए यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी यूनिवर्सल मोटर लंबी गति परास में काम कर सकती हैं। इनके स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत अधिक वजन नहीं है तो पोर्टेबल एप्लीकेशन में भी ये उपयोगी हैं। तो चाहे हमें जूस निकालने के कार्य करने हो, चीजों को मिक्स करने का काम करना हो या कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन सूखी मसालों का करना हो, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर के लिए हम सिंगल फेज एसी सप्लाई में डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी डीसी सीरीज मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई में इस्तेमाल होती हैं उसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। इन मोटरों में ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में मेंटेनेंस की समस्याएं हैं और इन मोटरों में बहुत ज्यादा ओवरलोड सहने की भी क्षमता नहीं है, इसलिए इन मोटरों को थोड़ा नाजुक माना जाता है। तो जहां हमें मजबूत संरचना चाहिए वहां हम सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन जैसी स्प्लिट फेज मोटरों का इस्तेमाल करते हैं और कम शक्ति और सस्ते कार्यों के लिए हम शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो घर में जो एग्जॉस्ट फैन है, छोटे वेंटिलेटिंग फैन है या कूलर में पानी उठाने की छोटी मोटर है, वहां हम शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। छत का पंखा, टेबल फैन, कूलर का पंखा, वॉशिंग मशीन, इन सब में कैपेसिटर रन स्प्लिट फेज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और घर में रसोई की जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर के लिए हम यूनिवर्सल
यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों परीक्षाओं में माइक्रोवेव ओवन से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और हमने इसी श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल हेल्पर की थ्योरी वीडियो लिस्ट में एक माइक्रोवेव ओवन की लर्निंग वीडियो भी बनाई है, तो उसे देखना भी आपके लिए लाभकारी होगा। हमारा 10वां प्रश्न है कि एक माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो मैग्नेट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है जो माइक्रोवेव 2450 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की या 12.23 सेंटीमीटर वेवलेंथ की तरंगों को उत्सर्जित करता है, जहां केंद्र भाग में एक बेलनानुमा कैथोड फिलामेंट में लो वोल्टेज की 3.2 वोल्ट की एसी सप्लाई बहुत अधिक धारा के साथ जब प्रवाहित की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, और कैथोड और चारों तरफ जो बेलनाकार एनोड हमने लगाया उसके बीच में एक दिष्ट विभव लगाया जाता है, और उस दिष्ट विभव में जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसके साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्वरित और ऑसिलेटिंग गति यहाँ चारों तरफ वर्तुल पथों में करने लगते हैं, और ऐसे त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तौर पे सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो हमारा जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब है वो इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेशंस के द्वारा खाना पकाने के लिए जो आवश्यक हमारी 2450 मेगाहर्ट्ज की या 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव तरंगे हैं उन्हें उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये जो सी विकल्प है वो मैग्नेट्रॉन का कार्य हो गया है। मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव को उत्पन्न करने वाला हमारा वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है, और सच बताएं तो एक ओवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग मैग्नेट्रॉन ही है। पूछा गया है कि एक माइक्रोवेव ओवन में जो हम मैग्नेट्रॉन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उस ट्यूब के इस कैथोड फिलामेंट को गर्म करने के लिए जो हम पावर ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइंडिंग का जो आउटपुट लेते हैं उस आउटपुट का विभव मान क्या है। तो हमें फिलामेंट को गर्म करने के लिए लो वोल्टेज और हाई करंट का आउटपुट चाहिए, तो हम अक्सर 3.2 वोल्ट की एसी कैथोड फिलामेंट को देकर अत्यधिक धारा के साथ इसे गर्म करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। यहीं अगर पूछा जाता कि कैथोड और एनोड के बीच में हम कितना विभव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पावर ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगभग 1.9 किलो वोल्ट 1900 वोल्ट यहाँ उत्पन्न करती है, और वो एक वोल्टेज डबलर जो रेक्टिफायर और विभव को दुगना करने का काम करता है, जिसमें हम डायोड और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद से लगभग 4000 वोल्ट का डीसी विभव यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में मैग्नेट्रॉन ट्यूब में उत्पन्न कर देता है, और उस उच्च विभवांतर पे हमारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ त्वरित गति करते हैं, और उस त्वरित ऑसिलेटिंग गति के दौरान त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तौर पे माइक्रोवेव विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, जो वेव गाइड से एक दिशा विशेष में केंद्रित करके फूड चैम्बर में भेज दिया जाता है। तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब के फिलामेंट को हम 3.2 वोल्ट बहुत कम एसी वोल्टेज देते हैं, और कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज देने के लिए हमारा ट्रांसफार्मर जो 1.9 किलो वोल्ट 1900 वोल्ट आउटपुट देता है वो वोल्टेज डबलर से रेक्टिफाई होके एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई की जाती है। आज की लर्निंग वीडियो का आखिरी प्रश्न भी माइक्रोवेव ओवन से संबंधित है, और पूछा गया है कि यहाँ जो स्टायरर मोटर लगी हुई है उसका क्या कार्य है। तो एक माइक्रोवेव ओवन में जो पावर सप्लाई है उसकी मदद से मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव रेडिएशंस उत्पन्न करता है, और वो वेव गाइड से डायरेक्ट होकर स्टायरर मोटर के ऊपर यहाँ जो मेटेलिक रिफ्लेक्टर है उनसे लगातार परावर्तित होकर समरूप रूप से खाने की चैम्बर में खाने बनाने वाले स्थान की तरफ भेज दी जाती है। तो हमारा जो स्टायरर मोटर है वो मेटेलिक रिफ्लेक्टर को घुमाने का काम करता है, और उसकी मदद से जो विद्युत चुंबकीय माइक्रोवेव विकिरण है वो परावर्तित होकर खाने के स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ डी विकल्प सही विकल्प है। एक माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन जब कार्य करता है तो वो स्वयं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा करने के लिए यहाँ हम कूलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। विकिरण खाने पे सभी जगहों पर एक समान यूनिफॉर्म हीटिंग कर सकें, इसलिए खाने को भी एक टर्न टेबल पे रख के और हल्का रफ्तार के साथ गुणन कराया जाता है, ताकि यहाँ माइक्रोवेव विकिरण अवशोषित होकर पूरे खाद्य सामग्री को समरूप रूप से पूरे आयतन में कुकिंग के लिए तैयार कर सकें। तो इस प्रश्न में स्टायरर मोटर जो ऊपर लगी हुई है वो इन रिफ्लेक्टर ब्लेड को घुमाने का कार्य करती है, ताकि माइक्रोवेव समरूप रूप से परावर्तित होकर खाने के स्थान तक पहुंच जाए।
उम्मीद है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के बारे में जो परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उनके बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी और इसी तरह के प्रश्न प्रारूप परीक्षाओं में जब आपको प्राप्त होंगे और उन्हें आप जब सही कर लेंगे तो आपकी परीक्षा सफलताएं भी बेहतर बनेंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू very much।